हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुप्त और गुप्तोत्तर कार्य से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ जो विभिन्न सिविल सर्विस में आ चुके हैं। वो मैं आपको कराऊंगी। ये आपको एक घटना चक्र बुक से करा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। तो उन्होंने कितने से कितने अवधि के बीच शासन किया था? तो 319 से लेके 319 से लेके 500 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है 2003 में। अगला है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था या आयोजन किया था? तो प्रवर सेन प्रथम जो थे वो 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त किसका एक अन्य नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, ये थे समुद्रगुप्त। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय को माना, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान ने इसका उत्तर समुद्रगुप्त। अब देखो, अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय लगाना, लेकिन अगर नेट का एग्जाम दे रहे हो तो समुद्रगुप्त लगाना, क्योंकि दोनों ने किया था। तो ध्यान रखना, कभी कभी बहुत सारे आंसर ऐसे ही कंफ्यूजन वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परम भागवत, तो इसमें भी समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय भी दिया है। तो देखो, अब इसमें है कंफ्यूजन। अगर आपको क्लियर है तो बता देना प्लीज। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो देखो, इसमें अशोक और समुद्रगुप्त। अगला है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। अगला, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम दिया गया है? तो उनका नाम दिया गया महेंद्र। कौशल के राजा कौन थे? महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिला है? तो जहांगीर का मिला है। तो देखो, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त ने संधि विग्राहिक सचिव हरिसेन ने किया था। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मुख्यतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद किले में स्थापित किया। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। ठीक है, तो किस किस से जुड़ा हुआ है ये भी आ सकता है, तो ध्यान रखना आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण की थी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन है, देखो, कथन है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। दूसरा, उसे देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। वो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। तो इसमें क्या है, ये और ये सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ये। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाखदत्त है, ये याद रखना। अगला है, क्या है, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समय जो समकालीन राजा थे, किस किस राज्य से? तो ये अकेले भी क्वेश्चन पूछे, इसमें तो चारों का दिया हुआ है। देखते हैं क्या क्या।
एक धनंजय है, नीलराज है, उग्रसेन है, विश्वगोपा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर सी है। कैसे है देखो, धनंजय है कुस्तलपुर के, नीलराज है अवमुक्त, उग्रसेन है पल्लक्कम और विष्णु गोपा है कांची। दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो ये चंद्र की, ऑप्शन बी। अगला है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने की हत्या करके। अगला है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? तो गुप्त। अगला, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये स्कंदगुप्त के समय। ठीक है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने। समुद्रगुप्त जिसने हुनों पर को पराजित किया था, स्कंदगुप्त। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है ना, इसीलिए हाँ। अगला है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त हुनों को पराजित किया था? तो ये भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों कौन सा कारण नहीं है? देखो, हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अरब आक्रमण। तो यही नहीं पूछा जा रहा, बाकी सब कारण है। और क्या नहीं है ये? शक विजेता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत बोले यानी चांदी का सिक्का। अगला है, देखो, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। गुप्त में रुपया रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इसे नरेश रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। अगला है, दोनों सही है। अगला है, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो चांदी के। अगला है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? तो एक मिनट, बकाटक से। प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो बकाटक वंश की। निम्न, अब हमें मैच करना है इसको। देखो, प्रभावती गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसका विवाह बकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ने अल्पवयस्क होने के कारण प्रभावती गुप्त ने अपने पिता के सहयोग से राज्य का संचालन कुशलता से किया था। अगला है, कुमार गुप्त है। इसमें क्या, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 आपका सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। कुमार गुप्त मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। तो ये वाला ऑप्शन सी। देखो, सही सुमेलित ये तीनों है। और ये क्या, समुद्रगुप्त द्वितीय का है उदयगिरी गुहा अभिलेख, इसका नहीं, प्रभावती गुप्त का नहीं है, ये ध्यान रखना। निम्न में कौन अभिलेख विश्व में के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो दसपुर अभिलेख जाना जाता है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 34, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर प्रशस्ति, तो कुमारगुप्त प्रथम ऑप्शन। देखिए, ये आर 2021 में आया हुआ है, ध्यान रखना। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलता है?
तो दसपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों का। और अभी दसपुर वाला एक और था ना, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, हाँ, कौन से अभिलेख से विश्व के प्रथम विज्ञापन, देखो विज्ञापन के लिए भी, विज्ञापन के लिए क्या, दसपुर अभिलेख। और दसपुर में क्या दिया गया था सबसे पहले, क्या, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस से मिलती है, दसपुर शिलालेख। अगला है मैच करना है, शासक हैं उनकी रानियां हैं, चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, कुमारगुप्त हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। ये आपका BOE यानी वो ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर में आया हुआ था। तो देखो चंद्रगुप्त से जुड़ी हुई है कुमार देवी हैं, समुद्रगुप्त दत्ता देवी हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा है, और कुमार गुप्त अनंत देवी है। ठीक है, इस हिसाब से विकल्प एक सही था। निम्नलिखित में गुप्त प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम बताइए। तो पहले भुक्ति था, विषय था, विधि और ग्राम। ऐसे भी कर सकते हो, ग्राम, विधित, विषय और भुक्ति। ठीक है, ये इसको रख लो। देखो पहले नीचे सबसे ग्राम है, इस ऐसे जाओगे तो ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, याद रखना, नीचे ग्राम है, फिर विदित है, विषय है, देश या भुक्ति, और सबसे बाद में राष्ट्र। और इसका क्या है जो प्रमुख होता था, ग्रामिक या अष्टकुलाधिकारी हो गया, आयुलन, विदित महतर हो गया, विस्पति हो गया, उपरिक हो गया। ठीक है, अगला है ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गई। ठीक है, तो 38 का हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार से। 39 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है। तो ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति। देखो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति तत्कालीन बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष भरौच था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भरोच था, कल्याण था, काम्बे था आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, अतः सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो गया, ताम्रलिप्त हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये है, एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि ऊपर देखे हम लोग ताम्र भी था, ये भी था, तो उपयोग तो किया जाता था, ज्यादा भले उसे होता था। अगला है भारत, ये जरूर BPSC में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन ही करके। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के उत्कृष्ट आरंभिक समुद्रीय इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है आपका बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवा ने समुद्री हवाओं को सुगम बना दिया। अगला है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। तो ये हो जाएगा, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों और मानकों की कीमतों को सुनिश्चित करता है और श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता है। ठीक है, अगला है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है। ये वस्त्र उत्पादन से है। ठीक है, अगला 43 हो गया। 44 प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था। तो वैश्य को सार्थवाह कहा जाता है, MPPCS में आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन गुप्त में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो देखो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है।
यह काशी के रहने वाले थे। अच्छा, इसका कुछ मतलब कोई आंसर नहीं दिया है, एक मिनट। इनका लगभग 600 ईसा पूर्व माना। सौनक ऋग्वैदिक कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिल्य गुप्तकालीन नाटककार थे जिसे कालिदास ने भाष्य और कवि पुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी का कार्य नहीं किया गया, चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 से होता है। सुश्रुत मान्य ऐसे सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन औचित्य नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दिया गया होगा। अगला, इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य को, तो देखो ये इसमें यही बोला उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई नहीं है, एक से अधिक। आगे वही क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया, एक मिनट कहाँ कहाँ आया हो एक बार देख लेते हैं। देखो बीपीएससी में 19 में आया है, तो इसमें से कोई नहीं हो गया। और ये वाला क्वेश्चन आया था आपको आईएएस और लोअर पीसीएस में, ठीक है। अगला चलते हैं। अच्छा, बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर पुस्तक में इस प्रश्न का सही उत्तर ए माना है। अच्छा रुक जाओ, ए में वही सुश्रुप्त हो जाएंगे, है ना, सुश्रुप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, तो भास्कराचार्य का, बाकी सबका है आयुर्वेद से। लीलावती के लेखक कौन है, तो ये भास्कराचार्य हैं, ये गणित पे लिखा गया पुस्तक है। अगला है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है हमें। देखो, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। आगे है, तीसरी सदी में ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। फिर है आपका, नहीं ये वाला गलत है, तीसरा सही है। 5वीं सदी ईस्वी में कोण और ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, और 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत का, ठीक है, तो इसका 1, 3 और 4 था। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था, तो वो कहाँ पे स्थित था, वो था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से निम्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो छप्पनक थे, ऑप्शन सी। कालिदास किसके शासन काल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय होता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, तो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा थी वो दिनार कहलाती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था दिनार। गुप्त काल में रजत मुद्रा का कहा क्या जाता है, रूपक, ठीक है। अगला है, निम्न में किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो उस समय स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे, प्रकृति भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख में है। अगला है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। मैच करना है, अशोक है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है और स्कंदगुप्त है। तो अशोक का तो हो जाएगा प्रियदर्शी, तो इसका ए का सेकंड, तो ए का सेकंड भी आपको पता होता तो सही हो जाता। बाकी मैच करते हैं, अशोक का प्रियदर्शी, गुप्त का पर क्रमांक, समुद्रगुप्त का विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त का क्रमादित्य, ठीक है, पर क्रमांक और ये क्रमांकदित्य स्कंदगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों की सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, तो गुप्त काल में ही ये दान का जो था। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन स्वर्ण युग माना जाता है, सबको पता है गुप्त युग, गुप्तकालीन शासन को स्वर्ण युग माना जाता है। अगला है,
निम्नलिखित में से किस काल में स्त्री और पुरुषों को बराबरी थी? तो ये था इनमें से कोई नहीं, सबसे सिर्फ वैदिक काल जो है ना उसी में स्त्री और पुरुष की बराबरी थी। बाकी उत्तर वैदिक काल से जो स्त्रियों की स्थिति मतलब नीचे स्टार्ट हुई वो बाद में भी ऐसा आ रहा था। सिर्फ गुप्त ऋग वैदिक काल में ही हम देखते हैं, वैदिक काल में भी स्त्रियों की अच्छी अच्छी थी, जैसे लोपा मुद्रा ये सब शास्त्र लिखती भी थी, पढ़ती भी थी, सभा में जाती भी थी। तो उसके बाद स्त्रियों की स्थिति उस हिसाब से कम होती गई। 66 गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर था तो उपज का छठा भाग, जनरली उपज का छठा भाग ही आपको मिलेगा, कहीं कहीं 1/6 धर्म शास्त्रों में भू राजस्व दर 1/6 था। अगले हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो 1/6 भाग, उपज का छठा भाग। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहते थे? अप्रहत तो बिना जोती हुई भूमि को अप्रहत कहते थे। ठीक है, अलग अलग काल में आपको इसका अलग अलग नाम मिलेगा, तो याद रखना। वैदिक गुप्त काल में अप्रहत किसको बोलते थे? तो बिना जोती हुई भूमि। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणवाप शब्द का निर्दिष्ट क्या था? तो इसका था भूमापन। ठीक है, कल्यावाप और द्रोणवाप। ठीक है, अगला है गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें हर कर्ज रहित कृषि भूमि प्रदान की गई थी? तो ये ब्राह्मणों को की गई थी। सबसे पहले दान वान देने की जो प्रथा थी भूमि, ये गुप्त काल में सिंचाई कर था, तो इसमें से कोई नहीं था। ठीक है, इसको अगला है 73 शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल लोहे के यंत्रों के उपकरण के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर घटासाला कदूरा और चौल किसकी विख्यात थी? किसके लिए? तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। ठीक है, तोरमान किस जाति का दल था? तो ये था हूनों का, तोरमान। ठीक है, निम्न के किस हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो ये यशोधवर्मन। अगला है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था? तो सुंग यून। चीनी यात्री सुंग यून भारत पे कब आया था? तो ये आया था, तो देखो चीनी यात्री सुंग 518 से लेके 521 तक भारत की यात्रा की थी। ऐसा ऑप्शन नहीं था इसलिए। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास। अगला है निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या है? गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकार का दावा करते थे, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तो देखो केंद्रीकृत तो था नहीं, हमने देखा ना कैसे था, ग्रामीण और अलग अलग। तो ये तो सेकंड को तो एलिमिनेट करो, अगर आप सेकंड को एलिमिनेट करते तब आंसर आ जाता आपका। ठीक है, आप पहला और केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण पे था। अगला है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विशिष्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो है कि इससे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर था। गुप्त काल में बलात् श्रम के संदर्भ में कौन सही है? तो ऑप्शन ए। अगला है कहा गया है कि शतरंज का खेल उद्भव हुआ था? तो ये भारत में ही हुआ था। चौगान बोलते नहीं, क्या बोलते, चतुरंग इसका नाम था। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो मृच्छकटिकम का जो विषय था वो था ऑप्शन ए, ये था प्रेम, वो था ना, एक धनी व्यापारी एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, मृग कटिकम। अगला है मृच्छकटिकम। अगला प्राचीन सांख्य दर्शन किसका योगदान? तो सांख्य है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किए हैं कपिल। देखो सेम ही क्वेश्चन। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो सांख्य पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, अगला है
सांख्य की मानता है कि आत्मा ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो इसका होगा केवल दूसरा सही है। अगला, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता। यहाँ कपिल यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो ठीक है, ऑप्शन ए। योग दर्शन, तो योग दर्शन सबको पता होगा किनसे, पतंजलि। अगला है योग आविष्कार, तो ठीक है पतंजलि। निम्न में कौन सा अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो ये अनुस्मृति नहीं है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, तो ये सब है। देखो 8 है अंग, 8 यंग यथा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या यथा है, नहीं सॉरी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, याद रखना। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग का योग। ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, नव न्याय संप्रदाय, नव न्याय जो था किस है, तो ये है आपका गंगेश और उदयन। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, जब तक जीवित रहो सुखी रहो चाहे ऋण लेके, तो ये आपका यही है चारवाक का, है ना। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं, तो चारवाक कहते हैं। ऋण लेके भी घी पियो, ऐसा उनका था। अधोलिखित में कौन चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो काम। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 से, चारवाक दार्शनिक थे, तो ये थे लोकायत प्रणाली भी कहलाता था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो गौतम के थे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। न्याय दर्शन गौतम। आगे है मीमांसा के प्रणेता कौन है? जैमिनी है। सबको एक जगह मैं शॉर्ट्स में ही दे दूंगी किसके किससे हैं। तो देखो न्याय दर्शन हो गया, मीमांसा, सांख्य और वेदांत। तो इसका राइट आंसर का बी होगा। ए में 4, न्याय हो जाएगा तार्किक चिंतन, मीमांसा हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान, सांख्य हो जाएगा वास्तव ज्ञान का अभिग्रहण, वेदांत हो जाएगा आत्मज्ञान। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब देखो इसमें है ये लिख लो, ये मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। न्याय दर्शन के गौतम है, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, सांख्य कपिल है, वेदांत और उत्तर मीमांसा वदरायन है, और वैशेषिक है उलुक या गनाद, और योग के तो सबको पता है पतंजलि। फिर निम्नलिखित में से कौन सा योग सही नहीं है? इसे आप कर दोगे तो ये न्याय सही है, बाकी सही नहीं है। अगला है कर्म का सिद्धांत, तो मीमांसा है कर्म के सिद्धांत से। अगला है अपूर्व का सिद्धांत है मीमांसा। निम्नलिखित में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक। निम्नलिखित में भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कनाद को। अगला है, कितने क्वेश्चन भी बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी। अभी है इसमें क्वेश्चन, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा दूंगी। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।